डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान है? उसकी वजह ये है कि इस साल जो है वो उनके पेक्टा की तरफ से जो बोर्ड के पेपर होने जा रहे हैं, इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आपका स्मार्ट सिलेबस आ चुका हुआ है। आपके सिलेबस को काफ़ी कम कर दिया गया है। तो स्मार्ट सिलेबस जैसे ही आया तो पेक्टा की तरफ से आपका जो मॉडल पेपर है, जो 4 सब्जेक्ट है उनके आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो पेपर नंबर 2 है, ठीक है, पार्ट बी सब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पेपर 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आज की वीडियो में हम जो इसका पेपर 2 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इजीली तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपका पेपर भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके जो इंस्ट्रक्शन है उसकी जानब चलते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट नेम आएगा। स्टूडेंट नेम में आपका जो भी नाम है, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूं, मेरा नाम है मसूद, तो मैं यहाँ पे मसूद इन कैपिटल लेटर, यानी आपने ये कैपिटल लेटर में लिखना है। रोल नंबर जो भी आपका होगा, ठीक है, मैं एक फर्जी रोल नंबर जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 6 4 4, यानी 444 चले कर लेते हैं, जो भी फर्जी रोल नंबर है। अब ये वाली जो साइड आ रही है मार्क्स, आपके जो 5 सवाल है उनके मार्क्स, फिर सिग्नेचर ऑफ सब एग्जामिनर, ये सारा सारा जो है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, तो इसको आप क्रॉस कर दें। यहाँ पे आप कोई भी काम नहीं करेंगे। उसके बाद तलबा के लिए अमूमी हिदायत है, जवाब लिखने के लिए अलहदा से जवाबी कापी का इस्तेमाल करें और इसके ऊपर भी अपनी मालूमात दें। ये जवाबी कापी आपको अलहदा से मिलेगी, उसके ऊपर अपनी डिटेल देनी है। एक सवाल एक या एक से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो सकता है, कोई भी एक सवाल उसके ज्यादा पार्ट भी हो सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि सिर्फ एक सवाल का एक पार्ट है, उसके पार्ट ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे ऊपर है, जवाब लिखने के लिए काली नीली, काली ब्लैक या ब्लू जो रोशनाई है, स्याही आपने इस्तेमाल करनी है। कच्ची पेंसिल की इस्तेमाल की इजाजत बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिनका आपको पहले पता होना चाहिए। पहला हिस्सा है मार्क्स 30 है। सेक्शन 2 यानी सेक्शन 1 जो है वो एमसीक्यूज वाला है, ये सेक्शन 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का, और इसका जो टाइम है 45 मिनट्स है। ठीक है, इसकी भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी इसमें आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन के 30 मार्क्स हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय जब 3 करेंगे तो आपके पास जो है वो 30 मार्क्स का ये पोर्शन आपका आ जाएगा। यहाँ पे 15 मार्क्स, 15 सवाल आपको दिए जाएंगे। 15 में से आपने जस्ट जो है वो 10 ही सॉल्व करने हैं, 5 आप छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन थी जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके साथ शेयर की है, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ए नंबर 1/3 ऑन अ नंबर लाइन। आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक रैशनल नंबर आपको दिया गया है 1/3। 1/3 को आपने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो करना है। तो ये आपका क्वेश्चन 1, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर लाइन आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रही है। तो क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो हम 0 1 2 और 3, ये पॉजिटिव साइड पे मैंने नंबर लिख लिए हैं 1 2 3। ठीक है, अब पहला काम आपने ये करना है कि नंबर चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर अगर पॉजिटिव है तो आपने इस साइड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइड पे मार्क कर लेने हैं। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में नंबर आपका क्या नंबर है, आपका 1/3। तो डिनोमिनेटर में क्या है 3। अगर डिनोमिनेटर में है तो आपने इसके अंदर 2 लाइनें लगानी है, ये आपकी 2 लाइनें लग जाएंगी। ये नंबर लाइन के ऊपर मेरी डिटेल से डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, उसको भी देख सकते हैं आप। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में अगर 3 है, कोई भी नंबर है, तो जो भी नंबर होगा उससे एक कम कर देना। जैसे 3 है उसका एक कम किया, 2 कर लिया, 2 लाइनें लगा दी आपने। ये काम कर लिया। तीसरा काम ये देखना है, ऊपर नंबर देखना है क्या ऊपर हमारे पास क्या नंबर 1। तो 0 को छोड़ देना, 0 से आगे गिनना शुरू करना है, क्योंकि नंबर हमारा 1 है। तो पहली ही लाइन के ऊपर जो है वो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर नंबर रिप्रेजेंट हो गया 1/3, यानी इधर ही आ जाएगा। बाकी ये एक्स्ट्रा आगे लाइनें लगाने की जरूरत है, लगा ले, नहीं जरूरत तब भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो पहला पार्ट है जिसमें हमने नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, वो मैंने कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राउंड द रैशनल नंबर 25/29 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
यानी कि आपके पास नंबर है 25/29। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो हम इसका कैलकुलेटर का यूज करते जवाब ले आते हैं। 25 को डिवाइड करेंगे 29 से, तो ये आपके पास आ रहा है आंसर 0.862068 एंड सो ऑन। ये आपका राउंड ऑफ करके आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आगे सो ऑन नंबर चलता जा रहा है। हमने आगे नहीं जाना, हमने क्योंकि अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर जाना है। तो देखें, एक सिग्निफिकेंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसके बाद तक जो नंबर है वो खत्म करने हैं। तो जो नंबर खत्म करने हैं यहाँ पे 6 है, 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो ये हमारे पास 0.8621, ठीक है। 0 है, इसको 1 कर दें फिर, ठीक है। तो ये आपका अप टू 4 जो सिग्निफिकेंट फिगर है वहां तक जो है वो राउंड ऑफ हो चुका है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड y इज इक्वल टू 3 5 6 7 देन फाइंड x इंटरसेक्शन y। ठीक है, आपने फाइंड करना, बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे लिखेंगे हम x इंटरसेक्शन y, और पहले हम x एक्ट लिख लेंगे, वो है 1 2 3 5 1 2 3 5 इंटरसेक्शन y। y हमारे पास है 3 5 6 7, 3 5 6 एंड 7। ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम होते हैं वो लिख लेते हैं। 3 एंड 5, 3 एंड 5 दोनों में सेम है, तो x इंटरसेक्शन y ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 5। ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की जानब अगर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड द पावर सेट ऑफ a। यानी सेट a है आपके पास, ये एक सेट a है, 1 2 3, इसका पावर सेट ऑफ a फाइंड करना, वो होगा p से मुराद पावर सेट ऑफ a। तो उसका तरीकाकार ये है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 की पावर 3, इसके जो पावर सेट में सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो वो 8 बनेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट शुरू में लगाएंगे, फिर पावर सेट के लिए एक और ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे। सबसे पहले खाली सेट आएगा हमारा, उसके बाद 1 आएगा, फिर हमारे पास 2 आएगा, फिर हमारे पास 3 आएगा। यानी पहले 1 2 3 अकेला अकेला करके लिख लिया, उसके बाद फिर 1 का 2 के साथ पेयर बना लें, फिर 1 का 3 के साथ पेयर बना लें, फिर 2 का 3 के साथ बना लें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने ये करना। उसके बाद लास्ट के ऊपर जो है वो फिर 1 2 3 ये एक दफ़ा सारा आ जाएगा, फिर आखिर पे इस तरह डबल ब्रैकेट स्टार्ट में ओपन किए हैं, यहाँ पे क्लोज भी कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके जो सबसेट हैं जो 8 बन गए हैं, तो पावर सेट जो है वो कंप्लीट आपका इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका ये सॉल्व हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी जाना मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, इफ 25 लेबर अर्न ₹69,500 इन 9 डेज। अगर 25 मजदूर 69,500 उन 9 दिनों में कमाते हैं, तो हाउ मच रुपीज विल 15 लेबर अर्न इन 12 डेज। तो कितने पैसे, कितने मनी जो है वो 15 लेबर 12 दिनों में कमाएंगे। तो कहने को ये क्वेश्चन के सिर्फ 3 ही नंबर है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि हमें अब दिया है तो हम उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेते हैं, जरा क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो उसमें आपका सबसे पहला जो है वो ये यहाँ पे आप लिखेंगे लेबर, ठीक है। लेबर के बाद आपके पास फिर जो है वो डेज है, यहाँ पे डेज आ जाएगा।
और उस यहाँ पे आ जाएगा रुपीज जो कि अर्न कर रहे हैं। तो लेबर हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये देखें 25 लेबर्स हैं, ठीक है, और वो 9 दिनों में, डेज कितने, 9 दिनों में हमारे पास 69,500 जो है वो अर्न कर रहे हैं। अब देखिए फिर लेबर जो है वो हमारे पास 15 हो जाते हैं, लेबर 15 हो जाते हैं और दिन जो है वो 12 हो जाते हैं। अब बताना है कि वो कितने पैसे अर्न करेंगे, तो इसको जो है वो हम लेट सपोज कर लेते हैं एक्स के, ठीक है, इसको मैंने एक्स के सपोज कर दिया है। तो अब ये कंपाउंड प्रोपोर्शन आपके सामने नजर आ रही है, तो ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद होता है कि अगर एक वैल्यू जो है वो ऊपर जा रही है तो दूसरी वैल्यू भी ऊपर जाएगी, या एक वैल्यू अगर नीचे आ रही है तो दूसरी वैल्यू भी जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगी। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 25/15 मल्टीप्लाई बाय 9/12, और जो x वाली टर्म होगी, यानी x वाली टर्म इसमें x है, ये इक्वल लगा के आपके पास आएगी, तो इसको हम लिखेंगे 69,500 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह करके इक्वेशन बनेगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। तो ये ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 69,500 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह करके आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 69,500 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 69,500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास 2,78,000 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो फिर हम जो है x इधर ही रहेगा, 2,78,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आपके पास जो आएगी अमाउंट वो आ जाएगी 55,600। ये आपके पास अमाउंट जो है वो बन गई है। तो कहने को ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने इस तरह करके क्वेश्चन दिए कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही जो है वो बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार इज ₹48,000 4,80,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 3,20,000, फाइंड लॉस परसेंटेज। तो एक गाड़ी है जिसकी जो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 6 बन रहा है, सीपी कास्ट प्राइस जो है वो हमारे पास आ रहा है ₹4,80,000 और सेलिंग प्राइस एसपी जो है वो ₹3,20,000 आ रहा है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंटेज आपने जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम लॉस फाइंड करेंगे क्योंकि उसने हमें लॉस का कहा है परसेंटेज का, तो लॉस फाइंड करेंगे। लॉस हमारे पास होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 4,80,000 माइनस सेलिंग प्राइस 3,20,000। तो ये आपके पास 4,80,000 माइनस 3,20,000 जो है वो आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 1,60,000 रुपीज 1,60,000 का उसको लॉस हुआ। अब ये तो हो गया लॉस। अब हमने लॉस तो निकालना है, लेकिन ज्यादा जो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए वो है लॉस परसेंटेज में निकालना है। तो लॉस परसेंटेज में हमारे पास होगा लॉस परसेंटेज। तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला वो आपको आना चाहिए। फार्मूला के बगैर ये सॉल्व नहीं होगा। फार्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस है 1,60,000, कॉस्ट प्राइस है 4,80,000
80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कट गए, ऊपर 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1600 आ जाएगा, नीचे 48 आ जाएगा। तो 1600 डिवाइड बाय 48, तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है, जो लास्ट परसेंटेज आ रही है, लास्ट परसेंटेज वो 33.33%। ठीक है, आप जो है वो इसके आंसर के साथ 33.33% जो है वो जरूर लिखेंगे, ये आपका जो है वो लॉस परसेंटेज में आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो फाइंड अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ an इज इक्वल टू 3n प्लस 6। तो क्वेश्चन नंबर 7, an इज इक्वल टू 3n प्लस 6, आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो फाइंड करनी है। तो अगेन जो है आप पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो यह आ जाएगा a1 3, n की वैल्यू 1 पुट करें प्लस 6, तो ये a1 आ जाएगा 3 1 3, 3 प्लस 6 9। ठीक है, पहली जो इसमें टर्म आएगी इस सीक्वेंस की, अरिथमेटिक सीक्वेंस की, वो 9 आएगी। फिर यहां पे लिखे पुट n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं a2, ठीक है, यहाँ पे 3 इसकी जगह 2 आ जाएगा प्लस 6, 3 2 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 आपके पास आ जाएगा। तो दूसरी टर्म जो है वो इसमें 12 आ जाएगी। नेक्स्ट फिर पुट n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू होगा 3 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 15। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस आपकी बनेगी 9 12 15 एंड सो ऑन। ये आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी। 3 टर्म्स लिख ली हैं, बाकी आगे अगली टर्म भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो ये आप जरा क्वेश्चन गौर से समझिएगा। इसमें जो जनरल टर्म है उसका जो फार्मूला है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ जनरल टर्म फाइंड करने का, an इज इक्वल टू a1 r, और n की r की जो पावर है n माइनस 1 आपने यहाँ पे लिखनी है, ये फार्मूला है इसका। तो इसमें जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमारे पास वो है 3 6 12 24 एंड सो ऑन an। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ये निशानी होती है, देखिए 3 2 6 6 2 12 12 2 24 सो ऑन, इस तरह ये चलता जा रहा है। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एक पहचान है। तो अब आपने फार्मूला लगाना है, जनरल टर्म आपने फाइंड करनी है। तो जनरल टर्म आपके पास क्या बनेगी, इसमें देखिए फार्मूले में सबसे पहले a1 है, पहली टर्म वो आपके पास 3 है। उसके बाद r क्या है, r फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि ये पहली टर्म है, इसको डिवाइड कर दें बाद, यानी सॉरी, जो ये पहली टर्म है दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर दें, यानी 6 डिवाइड बाय 3 कर दें, या 12 डिवाइड बाय 6 कर दें। ठीक है, यहां 24 डिवाइड बाय 12 कर दें। इसका जवाब भी 2 ही आएगा, इसका जवाब भी 2 ही आएगा। तो ये आपकी मर्जी है, यानी बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो r की वैल्यू 2 आ गई। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, an a1 r n माइनस 1। तो a1 के 3 मल्टीप्लाई बाय r और n माइनस 1, सॉरी जो है वो r की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो r की वैल्यू आएगी 2 n माइनस 1, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 3। अब ये अंदर मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता क्योंकि जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही आएगा, यहाँ पे डॉट डाल दें 2 n माइनस 1। तो ये आपके पास जो है वो इसकी
जनरल टर्म इस तरह जो है वो आ जाएगी। 9 की जानब चलते हैं। अब ये मेरे फेवरेट जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है फैक्टराइजेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फैक्टराइज करना है 9 इंटू 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए क्योंकि 9 बाहर है तो 9 को वैसे भी बाहर रख के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्जी है। तो मेरे ख्याल में तो इसको बाहर रखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यह आ जाएगा एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये जो है वो रिमूव कर दें। अब आपके पास देखें 9 वैसे का वैसे, 4x स्क्र है, इसको मैं लिख सकता हूं 2x स्क्र माइनस 9y स्क्र है, इसको मैं लिख सकता हूं 3y होल स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, एक दफा ये 2x माइनस 3y माइनस में, ठीक है, और साथ में फिर एक दफा प्लस में भी आ जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो बारी बारी इनसे आप करवा लें, लेकिन मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। यही आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की जानब मूव करते हैं। इफ x प्लस 1 ओवर एक्स, इफ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो आपने एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो अगेन आपका a प्लस बी होल स्क्र वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3, टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये आपका लगेगा फार्मूला ए स्क्र ए प्लस बी होल स्क्र, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्र प्लस 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्र आपके पास होता है 9। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 9। तो ये आंसर आएगा एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9। ये प्लस 2 है, इधर जाके माइनस 2, तो ये 7 जो इसका आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो है 11 क्वेश्चन की जानब चलते हैं। 11 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका है 11। यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपके पास है 5.8 सेंटीमीटर। तो आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपकी बुक में मेंशन है चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सरफेस एरिया वो है 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है सरफेस एरिया, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करने का। तो पाई की वैल्यू आप 3.14 ले लें या 22/7 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर का स्क्वायर यानी कि 5.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 88/7, 22 को 4 से करेंगे 88/7। अब 5.8 का ले लेते हैं स्क्वायर, 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8, ये आपके पास 33.64 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 88 के साथ और डिवाइड कर दें आप 7 के साथ, तो ये आपके पास 422.90 आ रहा है, 0.90। अब यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो एरिया है वो आ चुका। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, उसकी जाना मूव करते हैं। स्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन कंटेन। अब स्फेरिकल टैंक है, ये भी स्फेयर शेप में ही है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है क्वेश्चन नंबर
12 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कंटेन, पानी इसमें कितना आ सकता है, तो वही आप इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो आपके पास पानी की मिकदार भी आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन पाई की वैल्यू जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, मैं 22/7 लेता हूं ताकि इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान होता है। तो v इज इक्वल टू 4/3 22/7 आर 25 का क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा 88/21 मल्टीप्लाई बाय 25 का क्यूब, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 15625। ठीक है, अब सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा, यूनिट भी इसकी क्यूब में चली जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, फिर आप डिवाइड करेंगे 21 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वॉल्यूम आएगा 6565476.190 एंड सो ऑन, ये पॉइंट है। यूनिट आपके पास आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें उसने सवाल पूछा है कि इसमें जो है वो पानी कितना आएगा। पानी के लिए वो वॉल्यूम तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, अब वो लीटर में पूछ रहा है। तो इसको इस पूरे जो यूनिट है इसको आपने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है वो आपके पास 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 1 लीटर बनेगा। तो अब क्या करेंगे, सवाल ये है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन कंटेन। यहाँ पे हाउ मैनी वाटर इट कंटेन, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड कर दें। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 65.476, उसके बाद 190 सो ऑन चलता जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके 65.48 लीटर जो है वो पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होके सामने आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह आपने सॉल्व करना, तो आपको पूरे नंबर इसके मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जन्म चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द गिवन ट्राइंगल आर कनग्रेंट। ये जो आपको ट्राइंगल दी गई है कनग्रेंट है, राइट द पोस्टुलेट। तो कनग्रेंट आपको ट्राइंगल नजर आ रही है, नीचे पीछे पेक्टा की जो स्टैंप है वाटर मार्क वो भी नजर आ रहा है। दो ट्राइंगल दिए, ये कनग्रेंट है। कनग्रेंट से मुराद है दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर है, तो इसका पोस्टुलेट लिखना है। पोस्टुलेट से मुराद ये होती है कि आपने वो रूल बताना है जिस रूल से ये कनग्रेंट है। ये देखें यहाँ पे एक लाइन लगी है, यहाँ पे भी एक लाइन लगी है, यानी इस लाइन से मुराद है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। यहाँ पे 2 लाइनें लगी हैं, इधर भी 2 लाइनें लगी हैं, इससे मुराद है कि ये वाली साइड भी बराबर है। यहाँ पे 3 लाइनें लगी हैं, ये इस 3 लाइनों के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो तीनों साइडें आपस की बराबर है। तो इसका जो पोस्टुलेट बनेगा वो साइड साइड साइड, ये ट्राइंगल की 3 साइडें हैं और दूसरी ट्राइंगल जो है उसकी भी 3 साइडों के बराबर है। तो ये कनग्रेंट पोस्टुलेट जो इस तरह बनेगा, ये ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल की तीनों साइडें ट्राइंगल नंबर 1 की, फिर ट्राइंगल नंबर 2 की तीनों साइडें आपस में बराबर है। तो ये इसका सिंपल सा जो है वो पोस्टुलेट जो है वो बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की जानब चलते हैं। कैलकुलेट द मोड ऑफ द गिवन डेटा, इस डेटा का मोड बताना है। ठीक है, तो मोड क्या होता है, मोड ये होता है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा दफा आया है। तो अगर गौर से देखें तो 2 एक दफा ये है, एक दफा ये है, एक दफा ये है, एक दफा ये है, 2 है उसके 1 2 3 4, 4 दफा तो 2 आया है। ठीक है, और देखें और कौन सा नंबर है, 1 1 1 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। ठीक है, 2 ही जो है वो इस डेटे का मोड होगा, क्योंकि 2 जो है वो 4 दफा यहाँ पे आ चुका है, तो 2 मोड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 नंबर इज 75। जो 50 नंबर है उनका अरिथमेटिक मीन 75 है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर, उन नंबर का सम बताना है।
तो सबसे पहले मीन का फार्मूला लिख लेते हैं, होता मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर, ये फार्मूला है इसका। अब देखें तो हमारे पास क्या है, मीन दिया गया, मीन हमें अरिथमेटिक मीन है 50 नंबर का मीन जो है वो 75 है। सम ऑफ नंबर क्या है, सम ऑफ नंबर जो है वो आपने फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर फाइंड करना है। टोटल नंबर कितने हैं, 50। ठीक है, तो अब सम ऑफ नंबर फाइंड करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर। तो ये आपके पास आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 50, ये 3750 जो है वो आ जाएगा सम ऑफ नंबर। यानी जिन नंबर का ये जिक्र कर रहे हैं उन सब नंबर को जमा करें तो आपके पास जो आंसर है वो 3750 आ जाता है। तो ये आपका इस तरह जो पहले 15 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से 10 क्वेश्चन आपने करने हैं, वो सारे के सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अच्छा जी, इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी जाना मूव करते हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो मार्क्स 30, टोटल मार्क्स इस हिस्से के 30 हैं। सेक्शन नंबर 3 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे आपके। टोटल टाइम इसका 1 आवर 45 मिनट्स, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम होगा आपका। और सेक्शन 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसको हम जो है वो CRQ भी आप कई दफा पेपर में सुनेंगे। CRQ से मतलब कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसका यानी काफी डिटेल के साथ आपने जवाब देना है। तो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। यहाँ पे आपको टोटल 5 जो क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से आपने 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, और हर क्वेश्चन के जो है वो फिर 2-2 पार्ट है। ठीक है, हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है। ये नहीं करना है कि एक पार्ट इधर से कर लें एक पार्ट इधर से कर लें। अगर आपने फर्ज करें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है तो तीन दोनों के दोनों पार्ट जो है वो अपने कंप्लीट सॉल्व करने हैं, तब आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट मुकम्मल होगा। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं, इफ वन पैकेट कंटेन 3 होल 1/4 लीटर ऑफ ऑयल देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 7 सच पैकेट। अगर एक पैकेट में इतना ऑयल हो, इतने लीटर तेल हो, तो मालूम करें कि 7 ऐसे पैकेटों में कितना तेल होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, उसका जो है वो ए पार्ट है। तो हमारे पास क्या सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, ऑयल इन 1 पैकेट, यानी एक पैकेट में हमारे पास जो ऑयल है वो कितना है, वो है 3 होल 1/4 लीटर। अब ये देखिए होल में दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 4 3 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 13/4। इस तरह आप लिख लें, इसको कैलकुलेट करना आसान होगा, एल से मुराद लीटर। ठीक है, एक पैकेट में इतना ऑयल है, तो इस तरह के 7 पैकेट में कितना ऑयल होगा, यहाँ पे लिखेंगे 7 पैकेट है उनमें कितना ऑयल होगा। तो एक में जो है वो 13/4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 7 पैकेट का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई का 13 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपके पास आ रहा है 91/4। ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि आपका जो आंसर है वो होल क्वेश्चन में जो वैल्यूज है वो होल में है, तो आपने कोशिश करनी है आपका जो आंसर है वो भी होल में ही आए। तो यहाँ पे रफ वर्क में कर लेते हैं, 91 डिवाइड बाय 4, 4 2 8, 1 आ जाएगा, फिर 4 2 8 और 3 आ जाएगा। इसको आपने रफ वर्क रखना है, तो ये आपके पास आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा 22 होल 3/4 लीटर। ये आपका इस तरह क्वेश्चन बनेगा, यानी 7 इस तरह के अगर पैकेट होंगे उसमें कितना ऑयल होगा, 22 होल 3/4। तो ये आपका पार्ट ए इस तरह हो गया। इस तरह अपने सॉल्व करेंगे तो आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस पर नेक्स्ट हमारे पास जो इसका बी पार्ट है वो है राउंड ऑफ द नंबर 57.68272 इंटू 2 डेसिमल प्लेस। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और 5 नंबर का ये आपका सवाल है, तो बहुत ही आसान है। नंबर आपके पास 57.68272, ये नंबर है आपके पास।
इस नंबर को आपने अप टू 2 डेसिमल प्लेस जो है वो राउंड ऑफ करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5 नंबर है। इससे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन देखे, उसमें काफी लंबे लंबे सवाल थे और उनके सिर्फ 3-3 मार्क्स थे। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस यानी कि 6-8 तक आपका आंसर आना चाहिए। 6-8 के बाद देखें अगला नंबर क्या है, 2। 2 जो है वो इसका रूल है 5 से छोटा है, तो आपका जो राउंड ऑफ हो जाएगा ये आ जाएगा 57.68 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। फर्दर आपने इसको सॉल्व नहीं करना। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी जाना मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, वेरीफाई करना है आपने ए यूनिट बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे, और यू सेट भी दिया गया आपके पास, और ए सेट भी दिया गया है, और बी सेट भी दिया गया है। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें यूनिवर्सल सेट लाजमी होगा। ठीक है, ये आपका डिमॉर्गन लॉ है बेसिकली, जो है वो आपने ये पढ़ा है, आपको डिमॉर्गन लॉ भी वेरीफाई करने के लिए आ सकता है। तो इन्होंने क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है, तो इसलिए आपके लिए आसानी होगी कि डिमॉर्गन लॉ उन्होंने खाली लिखा नहीं है, बल्कि आपको उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी दे दी है। तो डिमॉर्गन लॉ बेसिकली आपने वेरीफाई करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जब तक बराबर नहीं आएगी, तब तक आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक दफा लिख लेता हूँ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जो भी आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। हम जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड जो साइड है वो ले लेते हैं। तो वो हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ए यूनियन बी सबसे पहले करना है, फिर उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी को जो है वो फाइंड करते हैं। सेट ए है हमारे पास 3, 7, 11, 13, 15 एंड 16। ये हमारे पास जो है सेट ए है, ये यहां से, ये यहां से देख कर लिख रहा हूं, 3, 7, 11, 13, 15, 16। एंड फिर उसके बाद जो यूनियन लिखेंगे, बी सेट है वो है 7, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 21। ठीक है, ये आपके पास सेट ए, ये सेट बी, ये यहां पे आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। यहां से मैं देख के लिख रहा हूं, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी, देखें जी 3 भी है, सबसे पहले यूनियन में क्योंकि इकट्ठा करके लिखना है, तो इकट्ठा करके लिखेंगे 3 के बाद अगला डिजिट 7 है, इधर भी 7 है, 7 क्योंकि 2 दफा है, इसको हम एक दफा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 13 है, इधर 11 है, तो 11 एक दफा आ जाएगा। फिर 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 है, 15 एक दफा आएगा क्योंकि दोनों में नहीं है, सॉरी दोनों में 2 दफा नहीं है, बल्कि एक दफा 15 है, तो 15 एक दफा ही आएगा, तो कॉमन क्योंकि नहीं है ये। उसके बाद 16 भी आ जाएगा, 16 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद 21 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ए यूनियन बी इस तरह आ गया। अब आपके पास ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो ये आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, वो होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट ये हमारे पास गिवन है, ये आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 अप टू 21। जगह थोड़ी है, मैं इसलिए सारा सेट नहीं लिख रहा, उन्होंने भी ऐसे लिखा हुआ है 1, 2, 3 अप टू 21 माइनस ये वाला सेट 3, 7, 11, 13, 15, 16, फिर 19 और फिर 21। ठीक है, ये आपके पास इस तरह आपको नजर आ रहा होगा। अब देखें अगर, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। अब माइनस करना है, तो ये वाले जितने एलिमेंट है 3, 7, 11, 13, 15, 16, 19, 21, ये जवाब में से निकल जाएंगे, बाकी हमारा जवाब होगा ए यूनियन बी का
कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा जवाब क्या होगा, जवाब में आ जाएगा 1 2 3 नहीं आएगा, वो 3 निकल गया। 3 के बाद 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 खत्म हो गया। 7 के बाद 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 है। फिर 11 के बाद 11 नहीं आएगा, 12, 12 के बाद फिर 13 क्योंकि इधर है, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 भी गया, 16 भी गया, 17, 17 के बाद फिर हमारे पास 18, 18 के बाद हमारे पास यहाँ पे 17 बी में है, 17 जो है वो बी के अंदर मौजूद है। वो मैंने शायद चेक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो 17 मुझे, हाँ ये 17 आपको नजर आ रहा है ये। तो यहाँ पे हमने फिर 16 के बाद 17 भी लिखना है, ये ठीक है। ये आपका क्योंकि ये 17 मिस हो गया था, 15 16 उसके बाद 17 है, तो ये यहाँ पे ए यूनियन बी में 17 आएगा। यहाँ पे भी जो है वो फिर हम 17 लिख लेंगे, ठीक है। 17 लिखने के बाद यहाँ पे फिर आपका 17 जवाब में नहीं आएगा क्योंकि 17 जो है वो खत्म हो जाएगा, ये 17 को काट देते हैं। और 14, 14 के बाद 15 भी गया, 16 भी गया, 17 भी गया, उसके बाद 18, उसके बाद 18 के बाद 19 भी गया, और उसके बाद 20, हाँ 20 तक है, 21 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, एक साइड का जो आंसर है वो इस तरह ये आ जाएगा। ये आपका एक साइड जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद ये हमारे पास राइट हैंड साइड की जानब चलते हैं, उसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने जो है वो फाइंड करना है। तो इसमें हम जो है वो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो कि सेट ए मैंने सवाल में से देख के लिख लिया हुआ है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो आएगा u माइनस ए, इस तरह आ जाएगा। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट u सेट है 1 2 3 अप टू 21 माइनस सेट ए है फिर हमारे पास 3 7 11 13 15 16, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब देखिए 3 7 11 13 15 16 काट दें, बाकी हमारा जो है वो आंसर होगा 1 2 1 2, फिर 3 नहीं आएगा, 4 5 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 9 10, उसके बाद जो है वो 11 नहीं आएगा, 12, फिर 13 नहीं आएगा, 14 14 के बाद 15 16 दोनों नहीं आएंगे, उसके बाद 17, उसके बाद 18, फिर 19, फिर 20 और 21। ये हमारे पास जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हम यहां पे कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, ठीक है। ये हमने u माइनस बी करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट ये हम लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें यूनिवर्सल सेट वही है हमारे पास 1 2 3 अप टू 21 माइनस सेट बी जो है वो हमने ऊपर से देख के ये लिखना है, ये सेट बी है जी। ये 7 13 17 21 9 7 13 17 19 21, 7 13 17 19 21, ये हमारे पास जो है वो बी है। दोबारा वेरीफाई बेशक करना चाहें, 7 13 17 19 21, यही है जी, 7 13 17 19 21, ठीक है। तो जब इसका जवाब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, ये खत्म हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 नहीं आएगा, उसके बाद 14 15 16 17 नहीं आएगा, 18 19 नहीं आएगा, 20 एंड
21 भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी आप नहीं लिखेंगे, इसको भी काट देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है, नीचे जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। तो अब इन दोनों की इंटरसेक्शन करानी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये ऊपर नजर आ रहे हैं, यहीं से देख के इनकी इंटरसेक्शन करवा लेते हैं। 1 2, ठीक है, 1 2 यहाँ पे सेम क्या है ये देखें, 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है। 4 5 6, 4 5 6 है जी, 4 5 6। उसके बाद 8 9 10, 8 9 10। उसके बाद 11 है, इधर नहीं है। 12 है, 14 है, 12 और 14 दोनों में है, 12 14। उसके बाद 17 है, इधर है, जो है वो इधर नहीं है। उसके बाद 14 के बाद एक 20 नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, 14 के बाद इधर 17 है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो है वो हमने दोनों का जो इंटरसेक्शन करवाया ये वाला आंसर बन रहा है। अच्छा जी, इसको मैंने चेक किया, अभी हमारे पास यहाँ पे 18 है, 18 इधर भी है। तो यहाँ पे जो है वो 18 भी जो है वो आंसर में फिर ऐड करेंगे हम। यहाँ पे आप 18 और फिर 20। अब ये देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है और ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसके बाद नीचे जो है हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, और दोनों के आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। जब बिल्कुल सेम आ गए इसको बना देंगे, आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर होगी। यहाँ पे लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी इस तरह बराबर होगी है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है उसकी जाने मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में वो कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000, डिस्काउंट ऑन आर्टिकल इज 30%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक चीज की दर्ज कीमत 5000 रुपये है, यानी किसी भी चीज है दुकान पे जाए उस पर एक कीमत लिखी होती है वो 5000 रुपये है। इस चीज पर छूट 30% है, यानी डिस्काउंट कह लें या छूट कह लें, 30% है। इसकी कीमत फरोख्त मालूम करें, तो डिस्काउंट के बाद वो चीज आपको कितने की मिलेगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका बी पार्ट है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूं एमपी। एमपी से मराद होता है मार्क प्राइस, उसके ऊपर कितनी लिखी हुई है, वो लिखी हुई है रुपीज 5000 लिखी हुई है मार्क प्राइस, और उसमें जो डिस्काउंट है वो आपको कितना मिल रहा है, डिस्काउंट वो मिल रहा है 30%। फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि डिस्काउंट 30% बनता कितना है, वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट, वो बनता है आपका जी, डिस्काउंट बन रहा है 5000 की चीज है, मल्टीप्लाई बाय 30% है। परसेंट के लिए आप नीचे इसका 100 लगा दें, मैं 100। ठीक है, ये 20 इस 20 से कट गए, हम जो है वो 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और 20, यानी जो डिस्काउंट है वो 1500 रुपया बन रहा है। डिस्काउंट 1500 रुपया बन रहा है, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस बनेगी, एसपी बनेगी, वो बनेगी 5000 रुपया। जो इसकी मार्क प्राइस है, इसमें जो डिस्काउंट की कीमत है 1500 रुपया, वो हम निकाल देते हैं। हमारे पास 3500 रुपीज जो है वो इसकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी, यानी डिस्काउंट के बाद ये चीज आपको जो है वो 3500 रुपीज की मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जाने मूव करते हैं। इफ सेट ए बी और सी आपको 3 सेट दिए गए हैं, तो तकाता के कानून तलाजम की पड़ताल करें। तो इंग्लिश में देखेंगे, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। आपने इन क्वेश्चन का वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो ए पार्ट है उसमें आपने करना है देन वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपके पास आता है ए इंटरसेक्शन
क्योंकि सेट के नाम ए बी सी हैं तो उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करने, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने बराबर करनी है, तो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं ये वाली। इसमें ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को। तो सेट बी जो है वो हमारे पास ये गिवन है ए ई और आई, ठीक है। उसके बाद जो सेट सी है इंटरसेक्शन सेट सी हमारे पास ई सी जी और एच। अब देखें इसमें ए ई आई और ई सी जी में सिर्फ ई जो है वो सेम है, तो बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ हमारे पास ई जो अब आएगा। अब हमने बी इंटरसेक्शन सी कर लिया, अब ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए हमारे पास ये गिवन है ए बी सी और डी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ई है। तो देखें इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, तो हमारे पास खाली सेट जो है वो आंसर आ जाएगा। एक साइड का जो आंसर है वो खाली सेट आ चुका है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की जानब, और वो हमारे पास ये है ए इंटरसेक्शन बी पहले करेंगे, बाद में इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो अभी हम यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए हमारे पास है ए बी सी और डी इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो सेट है वो है ए ई आई। तो इस दोनों में जो है वो जस्ट ए कॉमन है, यहाँ पे जस्ट ए कॉमन है। तो अब हम ये करेंगे कि अब इसका ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन कराएंगे सी के साथ। तो पहला जो है ए इंटरसेक्शन बी का जवाब ए आया, इंटरसेक्शन सी हमारे पास है ई सी जी एंड एच। तो इनमें देखें तो दोनों में यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा खाली सेट जवाब आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जवाब सेम आ गया। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई और वेरीफाई भी हो गई है। यही हमने इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है और जो कि वेरीफाई मैंने करके आपको दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट जो है वो यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है। तो बी पार्ट यहाँ पे रेडियस जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसका जो है वो फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का जो फार्मूला यहाँ पे मैं जस्ट एरिया लिख लेता हूँ, वो है 4 पाई आर स्क्वेयर। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 आप जानते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपने खुद से लिखनी है। तो ये एरिया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वेयर 5.6 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो 5.6 का स्क्वेयर जब वो निकाल लेते हैं 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6, तो ये आपके पास आ रहा है 4 को करेंगे तो ये आ जाएगा 88/7 मल्टीप्लाई बाय 31.3
36 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 से और फिर डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आपके पास आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास सरफेस एरिया का स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर इस तरह आ जाएगा। इसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म भी फाइंड करनी है एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसकी जनरल टर्म भी फाइंड करनी है और फिफ्थ टर्म भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास सीक्वेंस है वो लिख लेते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले जो जनरल टर्म है उसकी बात करते हैं। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म के लिए इसमें देखिए जो पहली वैल्यू है वो a1 जो है वो 2 है और फिर डी होता है कॉमन डिफरेंस, दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस क्या है वो निकाल लेते हैं 4 - 2, तो डी की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी, ये कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसका फार्मूला जो जनरल टर्म का ये है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 डी, ये इसका फार्मूला जनरल टर्म का अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो ये a1 आपके पास आ जाएगा 2, n-1 वैसे का वैसे, डी की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। डी हमने निकाला कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा an 2 प्लस 2n-2 प्लस 2 माइनस 2, तो an इज इक्वल टू 2n आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास जनरल टर्म आ गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो काम करने हैं, एक जनरल टर्म और फिर पांचवी टर्म भी आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो फिफ्थ टर्म तो बहुत आसान हो जाएगी आपके पास, फिर यहां पे लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a5 इज इक्वल टू 2, n की जगह 5, तो 5 2 ज़ा 10, ये पांचवी टर्म भी आ गई, ठीक है। और उसके साथ साथ जनरल टर्म भी हमने फाइंड कर लिया, देख सकते हैं 2 4 6 8, 1 2 3 4 और पांचवी टर्म जो है वो 10 ही इसकी बन रही है, 2 2 का फर्क आ रहा है। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट है वो है x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 नंबर का ये सवाल है। अब क्यूब का फार्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, क्यूब का फार्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो क्यूब का फार्मूला मैं आपको सबसे पहले लिख देता हूँ, आपके ये अलजबरा का जो चैप्टर है उसमें ये फार्मूला मौजूद है। वो फार्मूला है a प्लस बी क्यूब a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वाला फार्मूला है। एक स्केयर का फार्मूला है, ये क्यूब का फार्मूला है। तो ये हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, फार्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स, यानी ए भी है ना, पहली टर्म ए एक्स, दूसरी टर्म बी जो है वो 1 ओवर एक्स है, और साथ जो है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, 4 का क्यूब हमारे पास 64 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3 प्लस 3, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4, तो यहाँ पे अब जो है वो 4 लिख देंगे, 64, यह आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 ओवर
एक्स की पावर 3 प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 64। अब हमने छोटा सा आखिर पे एक स्टेप करना है। अब हमारे पास जो है एक्स की 3 प्लस 1 ओवर एक्स 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 ओवर पावर 3, आ जाएगा 64 माइनस 12। तो 64 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास 52 आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 3 का। ये आपके पास 52 इसका आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका वो है कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस एबीसीडी व्हेन मेजर एंगल ए बी 4.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ए 60 डिग्री। आपने एक रोम्बस जो है इसको मोयन भी कहते हैं, एक मोयन एबीसीडी कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी मेजरमेंट ये दी गई है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो ग्राफिक टैबलेट के ऊपर नहीं हल हो सकता, इसको हम जो है वो नोटबुक के ऊपर अभी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ए पार्ट है कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस एबीसीडी व्हेन मेजर ए बी 4.5 सेंटीमीटर हो और एंगल जो है वो ए के ऊपर 60 डिग्री का होगा। अब रोम्बस जो है उसके बारे में बताता चलो कि उसकी एक साइड ही आपको गिवन होगी, क्योंकि इसकी चारों की चारों साइडें रोम्बस की बराबर होती हैं। अगर एक साइड 4.5 सेंटीमीटर है तो चारों साइड 4.5 सेंटीमीटर होगी और अंदर एंगल भी 60 डिग्री का ही बनेगा, चारों एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब जो रोम्बस और स्क्वायर में फर्क ये है कि स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जबकि रोम्बस के अंदर जो है वो आपको एक एंगल आपको 60 डिग्री का नजर आएगा, बाकी जो एंगल है वो इसके अलावा होंगे, दो एंगल 60 के होंगे, बाकी जो एंगल है वो 120 डिग्री के होंगे। फिर तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसमें एंगल का डिफरेंस होता है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है वैसे का वैसे होगा, क्योंकि जो क्लोज फिगर होती है चार साइड, उसमें टोटल जो है वो 360 डिग्री के एंगल होते हैं चारों मिला के, तो इसके 260 के होंगे और दो जो है वो 120 डिग्री के एंगल होंगे। तो कंस्ट्रक्ट रोम्बस एबीसीडी बनाना है, मेजर ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, तो आप कंपास स्केल के साथ जो है वो हम ये 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। ये आपका स्केल और सेंटर में कर लेते हैं 4.5, ये है 4.5, ठीक है। ये आपका ए बी 4.5 सेंटीमीटर, साथ साथ नाम भी लिखते जाए और ये भी लिखते जाएं कितनी मेजरमेंट है। अब देखें ए के ऊपर जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाना है। अब ए के ऊपर अगर 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो 60 डिग्री का एंगल बनाना सबसे ज्यादा आसान है। मुनासिब सी कंपास खोल लें, ये आप देख सकते हैं, मुनासिब सी कंपास खोल ली और एक आर्क लगाई, फिर यहां पे रख के ये एक आर्क लगाई, तो ये आपके पास जो है वो 60 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो इसको हम लाइन लगा लेते हैं, ये हमेशा जो है वो 60 डिग्री का एंगल इस तरह कंस्ट्रक्ट होगा। और कोई भी एंगल कंपास से अगर बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये 60 डिग्री का एंगल ही बनाना पड़ेगा। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक हो गया। एक काम कर लिया, 60 डिग्री का एंगल भी हो गया, ए बी 4.5 होगी। अब ए बी 4.5 है तो सारी की सारी जो साइड्स हैं वो 4.5 ही होंगी, तो कंपास को 4.5 जो है वो आपने ओपन कर लेना है, ये ठीक है। ये 4.5 ओपन कर लिया, ए के ऊपर रख के 4.5, फिर इसी तरह ये साइड पे रख के 4.5, ठीक है। इसी तरह इस पे रख के ये 4.5 देंगे। 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन है तो सारी जो आर्क है वो 4.5 सेंटीमीटर की लगेंगी। तो अब इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये हो गया ए बी सी और डी, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया। ये 60 का है, फिर ये 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इधर एक 60 का एक 120 डिग्री का एंगल होगा, टोटल मिला के 360 एंगल भी आपके बन जाएंगे। तो ये स्क्वायर होता है ना, ये आप स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर में ये होता है कि सारे के सारे एंगल जो वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो सकते हैं। तो ये आपका इस तरह रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप की जानब मूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहे हैं, ठीक है। ड्रा, सबसे पहले हम ए बी 4.5 सेंटीमीटर लिया था हमने, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। फिर
ए के ऊपर जो है वो 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल 60 डिग्री, मेजर एंगल ए एंड ड्रा ए एक्स, यानी फिर ड्रा ए एक्स को ड्रा किया था। फिर ड्रा एन आर्क, फिर हमने एक आर्क ड्रा की है विद सेंटर एट ए के ऊपर रखे एंड रेडियस उसका, उस आर्क का रेडियस यानी कंपास को हमने 4.5 सेंटीमीटर जो है वो ओपन किया था, विच इंटरसेक्ट ए एक्स, जो कि ए एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट डी के ऊपर। फिर ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट बी, फिर बी के ऊपर रखे हमने एक आर्क लगाई, ठीक है, ये आर्क लगाई 4.5 सेंटीमीटर की। फिर ड्रा एन आर्क विद सेंटर डी एट डी, डी के ऊपर रखे फिर हमने एक आर्क लगाई जो कि इस आर्क को पॉइंट सी के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। फिर हमने जो है ज्वाइन डी टू सी, डी को सी से ज्वाइन कर दिया, बी को सी से ज्वाइन कर दिया, तो फिर हमारा ये रिक्वायर्ड जो रोम्बस है ये कंस्ट्रक्ट हो गया है। हेंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी इस तरह हो जाएंगे और साथ फिर आपकी ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के साथ ही आपका क्वेश्चन भी ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो है पॉकेट मनी या 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट दी गई, इसकी पॉकेट मनी यहाँ पे शो की गई है। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द डाटा, इस डाटा का जो है वो मीडियन आपने फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए आपने देखा होगा ग्रुप डाटा का होता है, फिर अनग्रुप डाटा का होता है। यहाँ पे आपको जो डाटा दिया गया है वो ग्रुप डाटा है, ठीक है, ग्रुप डाटा है। इसका मीडियन फाइंड करने का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देख लें। ये टेबल आपके पास बना है रुपीज, ये रुपीज मैंने लिख लिए। एक ग्रुप है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 17, 11, 6, 9, 7। टोटल इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 बन रही है इस पर, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है। अब इसमें क्लास बाउंड्री भी फाइंड करनी होती है, इस जो का जो फार्मूला उसमें क्लास बाउंड्री भी है, लेकिन क्योंकि क्लास बाउंड्री इसलिए मैं यहाँ पे नहीं फाइंड कर रहा, यहाँ पे जो क्लास एंड हो रही है वहीं से अगली क्लास शुरू हो रही है, यहाँ से जो क्लास एंड हो रही है वहीं से अगली क्लास जो है वो शुरू हो रही है। इसलिए क्लास बाउंड्री फाइंड करने की जरूरत नहीं, वो तब होती है जहाँ 5 से 9, यहाँ पे 10 हो, 10 से 14, फिर ये 15 से शुरू हो, तो इसमें आपको क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं है। जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लें, वो होती है ये 17, फिर 17 में 11 ऐड किया 28, 28 में 6 ऐड किया 34, 34 में 9 ऐड किया 43, 43 में 7 ऐड किया 50। तो ये भी आपके पास जो सबमिशन जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 50 ही बन रही है। तो ये आपका छोटा सा काम आपने करना है। उसके बाद जो है हमारे पास इसका फार्मूला हम लगाएंगे, लेकिन फार्मूला लगाने से पहले हम जो है वो n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो 50 है, ठीक है, यानी कि टोटल इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 50 है। सो क्योंकि क्वेश्चन है मीडियन क्लास, क्योंकि हमने फाइंड करनी है n डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास वो 25 आ जाएगा, वो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे। अब ये 25 जो है ये मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए 25 कहाँ पे देखना है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 25 कहाँ पे आ रहा है, 25 आ रहा है, ये 28, तो ये आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी। ये आपकी मीडियन क्लास है, ठीक है। मीडियन क्लास पे ही सारे फार्मूले जो है वो जो वैल्यूज है यहीं से देख कर लिखेंगे। ये आपकी मीडियन क्लास आ गई है, 25 है, तो आपने 25 देखना है। 25 28 में आएगा, 28 के बाद 34 है, इससे पहले पहले आएगा, तो ये आपकी मीडियन क्लास है। यहाँ पे ये लिखेंगे, तो मीडियन का फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ, ये आपकी बुक से ही मैंने लिया हुआ है, वो है L प्लस H ओवर F n डिवाइड बाई 2 माइनस C। एल से मुराद है इसमें फर्क कितना है, लोअर क्लास बाउंड्री, यानी कि जो आपकी क्लासेस हैं उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री वो क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री इस क्लास की 10 है, प्लस उसके बाद हमारे पास h आ जाएगा। h है कि इसमें फर्क कितना कितना है, ठीक है, ये जो फर्क है ये आपने बताना है कि ये आपका फर्क कितना बन रहा है, 5 से 10, 10 से 15, इसमें जो डिफरेंस है वो आपने देखना है कितना आ रहा है। तो वो क्लास विड्थ इसको कहते हैं, वो 5 है। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी 11 है, ठीक है, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 11 है, इनटू n डिवाइड बाई 2, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा n डिवाइड बाई 2 हमने फाइंड कर ली है, ये आपके पास 25 माइनस 6 से मुराद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग क्लास है, जो पिछली क्लास है, इससे जो पिछली क्लास है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो वो हमारे पास 17 है, आ जाएगा 10 प्लस 5 ओवर 11, ये आ जाएगा 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 8 5 ज़र 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 11।
अब 40 डिवाइड बाय 11 जो है हम कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 11, तो 3.63 आ रहा है। आ जाएगा 10 प्लस 3.63, इसमें ऐड कर देंगे प्लस 10, तो ये आपके पास 13.63 जो है वो इस क्वेश्चन का मीडियन बन रहा है। तो ये इस तरह आपका जो है वो कंप्लीट जो पेपर है वो आपका सॉल्व हो गया। सारे का सारा पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।